फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेव इक्वेशन की। नहीं, हम लोग श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन जो है बेसिकली मैटर वेव्स को लेकर के होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन एज ए वेव काम करता है, या एटॉमिक या सब एटॉमिक वर्ल्ड में जिस तरीके से वेव्स बनती है और काम करती है, वो जो चीज़ें हैं वो हमारी जो वेव्स हैं वो सारी श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन से दर्शाई जाती हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिकल वर्ल्ड की वेव्स की, यानी कि ऐसी वेव्स जो हम लोग हमारे आसपास देखते हैं, मैकेनिकल वेव्स जिनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो जो वेव्स होती हैं ट्रैवलिंग वेव्स, उनके अंदर इक्वेशन क्या बनती है, मतलब किस इक्वेशन के साथ वो ट्रैवल करती हैं, किस इक्वेशन के साथ हमें पता चलता है कि इसकी क्या पोजीशन है, कब ये कितना चेंज हो रही है, तो वो इक्वेशन हमारी क्लासिकल वेव इक्वेशन कहलाती है। राइट। तो एक वेव इक्वेशन जो है बेसिकली दो वेरिएबल्स पे हमें ग्राफ देखने को मिलता है। पहली होती है डिस्टेंस या डायरेक्शन, जिसको आप लोग कहते हैं। डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है, जैसे कि डायरेक्शन पकड़ लीजिए, एक्स पकड़ लीजिए या वाई पकड़ लीजिए, एक्स ही पकड़ लीजिए, एक्स डायरेक्शन में बढ़ती हुई जो वेव है कुछ इस तरीके से है। और दूसरा जो हमारा वेरिएबल होगा इंपॉर्टेंटली वो होगा टाइम, यानी कि ये जो मेरा एक्स है, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम के साथ साथ चेंज होगा। तो यानी कि इन दो क्वांटिटीज़ से हम लोग एक ट्रैवलिंग वेव के ग्राफ को दर्शा सकते हैं। राइट। तो अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि इस पूरी वेव के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि चेंजिंग वेरिएबल्स हैं, जो कि चेंज हो रहे हैं। ठीक है। और फिर देखना है कि ऐसे कौन से क्वांटिटीज़ हैं जो कि कांस्टेंट है, मतलब नहीं बदल रहे हैं। राइट। तो एक वेव हमें पता है चलती कैसे। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज होती है, कुछ चीज़ें नहीं चेंज होती है, कि नॉर्मल वेव की बात हो रही है। तो चेंजिंग वेरिएबल्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे एक्स डायरेक्शन है, टाइम के साथ साथ इसके अंदर चेंज आएगा ऑफ कोर्स। तो हम लोगों का पहला जो चेंजिंग वेरिएबल होगा वो डिस्टेंस होगा, इसको आप एक्स मान के चलिए। राइट। दूसरा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव होगा। ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का वो होगा बेसिकली इनके, आप देख सकते हैं कभी जो पॉइंट है कभी यहाँ पहुँच गया कभी यहाँ पहुँच गया, जिसको आप लोग कहते हैं क्रस्ट या टॉप या फिर कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन, वो एक अलग चीज़ है। मतलब ये सारी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। राइट। तो वो डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ साथ चेंज होता है। जैसे यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ आते आते बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर इस तरीके से क्या चेंज हो रहा है। तो मतलब टाइम के साथ साथ वो चेंज होता है। तो इसका मतलब ये भी एक वेरिएबल है, चेंजिंग वेरिएबल है। तो डिस्टेंस के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव हो गया। तीसरा जो वेरिएबल है वो सबसे कॉमन है, वो है टाइम, यानी कि टी। यानी कि टाइम के साथ साथ ये दोनों ही चीज़ें चेंज होती है। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली तीन ऐसे वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव और टाइम। ठीक। अब इसके बाद हमें ऐसी क्वांटिटीज़ देखनी हैं जो कि चेंज नहीं हो रही हैं इसके अंदर, मतलब ऐसी के ऐसी कांस्टेंट की कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहली जो क्वांटिटी होगी वो होगी वेवलेंथ, क्योंकि हमें पता है कि इस एक ऊपर वाले क्रस्ट से दूसरे ऊपर वाले क्रस्ट तक की जो वेवलेंथ है वो बराबर ही रहनी है, क्योंकि ऐसे ही वेव आगे बढ़ेगी। तो वेवलेंथ इसकी कांस्टेंट है। ठीक है। टाइम पीरियड, मतलब ये हो गया कि इस वेव को बनने में जितना टाइम लग रहा है वो भी कांस्टेंट है। मान लीजिए 1 सेकंड में एक बार वेव बन रही है या 2 सेकंड में एक बार बन रही है, तो वो भी फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तीसरा इसकी फ्रीक्वेंसी, कि 1 मिनट में कितनी वेव बनेगी, क्योंकि अगर टाइम पीरियड इसका कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट ही होगी। ठीक है। तो मतलब 1 मिनट में मान लीजिए कि 10 बन रही है या 20 बन रही है, तो वो भी कांस्टेंट है। इसी तरीके से इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू में 2π/t होता है, यानी कि 2π तो कांस्टेंट है और t है टाइम पीरियड, वो भी कांस्टेंट है। तो ओमेगा भी हमारा कांस्टेंट हो गया ना, कि मतलब एक बार में इतने ही चक्कर काटेगी, मतलब इतना ही एंगुलर वेलोसिटी इसका बनेगा, तो वो भी कांस्टेंट हो गई। अगली जो चीज़ है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, क्योंकि हमें पता है हाईएस्ट जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो a है। नीचे की तरफ भी इसका मतलब नेगेटिव में भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो -a है, यानी कि वो भी हमारा कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो फेज़ है, फेज़ चेंज है, वो भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक वेव जो बनती है कुछ, यानी कि एक ऑक्सीलेशन करती है, एक ऑक्सीलेशन में एक वेव बनेगी ना। ये डायग्राम में पता है कि जब ये हमारा ये पार्टिकल पूरा चक्कर काटेगा तो एक पूरा ऑक्सीलेशन होगा। एक पूरा ऑक्सीलेशन का मतलब है एक पूरी वेव बनेगी। राइट। एक पूरी वेव बन रही है तो इसके अंदर कितना फेज चेंज होगा, एक पूरा चक्कर काटने में कितना फेज चेंज होता है, 2π तो होता है। तो यानी कि 2π एक फिक्स फेज चेंज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका फेज चेंज भी कांस्टेंट होगा। यानी कि हमारे पास जो चीज़ें हो गई, वेवलेंथ हो गया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड और फेज चेंज, मतलब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अब हमें करना ये है, हमें निकालना है इन चेंजिंग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, कि टाइम के साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव चेंज हो रहा है इन सब कांस्टेंट की मदद से। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें एक इक्वेशन में आ जानी चाहिए और हमें ये पता चलना चाहिए कि एक वेव ट्रैवल कर रही है।
तो हमारा मेन जो मोटो है वो यही है कि वेव इक्वेशन निकालनी है कि जिसमें हमें पता चले कि कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखते हुए कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं और इस तरीके से हमारी वेव आगे बढ़ रही है। सिंपल फिजिकल फिनोमिना सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ध्यान देना है इन वेरिएबल्स के ऊपर जो कि चेंज हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं तीनों का एक साथ रिलेशन तो निकाल नहीं सकता, मुझे एक एक करके किन्हीं दो को पहले पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद किन्हीं दो को बाद में पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव की और टाइम की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम के साथ साथ चेंज होता है। मतलब अगर यहाँ पे टाइम 0 है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, 0 ही होगा। यहाँ टाइम कुछ है यानी कि टाइम t है तो यहाँ होगा, यहाँ पे टाइम t2 है तो यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टाइम के साथ साथ मेरा ये डिस्प्लेसमेंट है वेव का, ये भी चेंज हो रहा है। जैसे पहले बढ़ रहा है, उसके बाद एम्पलीट्यूड के बराबर पहुँचेगा, फिर घटेगा इस तरीके से, उसके बाद फिर नेगेटिव में जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं स्टिल खड़ा हुआ हूँ, शांत खड़ा हुआ हूँ और एक वेव को चलते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट था वो ये था, इस पर्टिकुलर टाइम पे वेव का जो डिस्प्लेसमेंट था वो ये हो गया। मतलब टाइम के साथ साथ इसके डिस्प्लेसमेंट y के अंदर चेंज आ रहा है। अब इसी को इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरा y डिस्प्लेसमेंट है, राइट, ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे यहाँ से टाइम के साथ साथ क्या होगा कि ये जो मेरा पॉइंट है ये ऊपर जाएगा, वैसे वैसे जो y है इसके अंदर चेंज आता जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे मेरा y बढ़ा, और वैसे वैसे इस एम्पलीट्यूड में, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता गया। तो इसका मतलब मैं इस y, इस एम्पलीट्यूड a और इस थीटा एंगल भी तो बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो थीटा एंगल भी तो बढ़ेगा पॉजिटिवली। तो मैं इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ? इन तीनों के बीच का रिलेशन ये निकलेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू में y अपॉन में a। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए हमें पता है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि L है, यानी कि P है, ये H है, कर्ण जिसको कहते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू में P अपॉन में H होता है, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू में y अपॉन में a, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू में a साइन थीटा। आई नो कि ये एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी है, राइट। और इस थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या लिखेंगे? ओमेगा टी लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है टाइम के साथ साथ जो इस एंगल में चेंज आ रहा है, यानी कि इसकी ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, तो ओमेगा टी इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। तो लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी। ये जो मेरा रिलेशन निकल के आया है ये मेरा इस y और इस t, यानी कि दोनों चेंजिंग वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है मेरा, ठीक है। टाइम के साथ साथ y चेंज होगा। मतलब इन शॉर्ट में समझाऊं कि आप एक फ्रेम में खड़े हुए हैं और आप चलती हुई वेव को देख रहे हैं, तो टाइम ऐसे कैसे निकल जा रहा है, और हर टाइम पे आप नोट कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि टी इक्वल्स टू पे 0 पे जो हमारी y की वैल्यू है वो 0 है, फिर टी इक्वल्स टू पे टी पे फिर कुछ है, फिर टी इक्वल्स टू पे टी1 पे कुछ है। तो इस तरीके से आप लोग चलते हुए टाइम के साथ साथ y की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की, वेव के डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो नोट कर रहे हैं। तो ये तो बात हो जाती है चलती हुई वेव में, ठीक है। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि एक जो मेरी ऑक्सीलेशन है या एक जो मेरा वेव है उसका जो वेवलेंथ होता है वो लैम्डा होता है, राइट। उसको बनने के अंदर जो लगने वाला टाइम पीरियड क्या है? टी है, या कैपिटल टी जिसको कहते हैं, वो कांस्टेंट है हमारा, राइट। तो वो तो समझ लीजिए कि एक वेव है वो 1 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर का डिस्टेंस मान लीजिए x मान लीजिए, तो 1 मीटर के डिस्टेंस में बनने वाली ये एक वेव, यानी कि जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उसको बनने में लगने वाला जो टाइम पीरियड है वो टी है, कैपिटल टी है। तो मुझे बताइए पूरा x डायरेक्शन में मेरा मतलब है इस तरफ जा रही है, x डायरेक्शन में पूरी वेव्स को बनने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना x इज इक्वल्स टू में, या फिर t इज इक्वल्स टू में, t जो हमारा टाइम है इज इक्वल्स टू में हम लोग लिख सकते हैं t अपॉन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय x। मतलब ये तो 1 मीटर को बनने में लग रही, ये तो 1 मीटर का बनने में हिसाब किताब बैठ रहा है, राइट। अब x डायरेक्शन में x जो है वो आगे तक बढ़ता जाएगा, तो मतलब वेव्स बनती जाएगी, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना x से। तो ये जो है हमें टोटल टाइम बताता है ना कि कितना टाइम लगता जाएगा। मतलब मान लीजिए कि x का मान जो है 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये तो 1 मीटर के लिए है, पर्टिकुलर के लिए, एक वेव के लिए। अब आगे कितनी भी वेव बन जाए तो उसके लिए जो स्मॉल टी की वैल्यू ये निकल के आएगी, राइट। तो x या फिर t इज इक्वल्स टू में t अपॉन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय x, ये लिख सकते हैं। और इस स्मॉल टी को यहाँ पर इस पहली वाली इक्वेशन में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई अपॉन में t मल्टीप्लाई बाय t अपॉन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय x। t से t है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू निकलेगी y इज इक्वल्स टू में a साइन 2 पाई अपॉन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय x।
अब ये 2 पाई अपॉन में लैम्डा क्या है, इसका थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश कीजिए। 2 पाई क्या है, एक पूरी वेव में या फिर एक ऑक्सीलेशन में आने वाला जो हमारा फेज चेंज है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। इस कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे प्रोपोगेशन फैक्टर। मतलब 2 पाई जो है मतलब एक वेव बना रहा है, राइट। लैम्डा उसकी वेवलेंथ है, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ये प्रोपोगेशन फैक्टर हो गया, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, या प्रोपोगेशन कांस्टेंट कह लीजिए। तो इसको हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ में चेंज करते हैं, के में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू में a sin के x, ये निकल के आती है हमारी जो वैल्यू है x और y के बीच में। पहले जो इक्वेशन निकली थी वो निकली थी y और t के बीच में, ये निकली है y और x के बीच में। y क्या है, वेव का डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, x क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब हमने इन तीनों चेंजिंग वेरिएबल्स के बीच में दो रिलेशन निकाले, पहला y और t के बीच में, दूसरा y और x के बीच में। तो अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को हम लोग रीराइट लिख सकते हैं। y इक्वल्स में a sin 2 पाई अपॉन में t मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा को मैंने 2 पाई अपॉन में t लिख दिया था। और यहाँ पे लिख y इक्वल्स टू में a sin 2 पाई अपॉन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 2 पाई अपॉन में लैम्डा क्या है, k की वैल्यू है, राइट। अब देखिए इन दोनों को भी हमें एक साथ मिला के लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा मिला के, क्योंकि हमें देखो पहली बार में क्या हो रहा था कि हम एक जगह पे स्टिल खड़े होकर के पूरी वेव को नोट कर रहे थे कि वेव जा रही है, तो इसमें हमने y और t का हम लोगों ने रिलेशन निकाला। दूसरी बार में हम लोगों ने वेव को रोक करके y और x का जो रिलेशन है वो निकाला कि पर्टिकुलर x के वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या है, टुकड़ों में है। अब दोनों को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो देखिए समझिए, इस डायग्राम के अंदर आ जाइए। इस डायग्राम में हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया y और x के बीच में, y और t के बीच में, राइट। x और t के बीच में, यानी कि x और ओमेगा t के बीच में क्या रिलेशन बैठेगा। देखो दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि जो मेरा x है वो इस वक्त यहाँ पे है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे x की वैल्यू बढ़े, तो x की वैल्यू बढ़ाने के लिए इस पॉइंट को नीचे आना पड़ेगा, राइट। नीचे आएंगे तब ये x की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन नीचे आएंगे तो क्या इस ओमेगा टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ओमेगा टी की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। मतलब x की वैल्यू बढ़ाने के लिए ओमेगा टी की वैल्यू घटानी पड़ेगी, या फिर x की वैल्यू अगर घट रही है यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब दोनों की दोनों एक तरीके से एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली काम कर रहे हैं। अगर x घटेगा यानी कि x कम होगा तो ओमेगा टी बढ़ेगा, ओमेगा टी जो हमारा घटेगा तो x बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आया, तो यहाँ से यहाँ में x बढ़ गया और ओमेगा टी का वैल्यू घट गया, ठीक है। ओमेगा टी का वैल्यू इतना हो गया, यानी कि पहले थीटा का जो वैल्यू था वो ये था, अब थीटा का जो वैल्यू है वो ये है। यानी कि मुझे निकालना है कि ये जो x के अंदर चेंज आया है, इस ओमेगा टी को घटाने के बाद जो x के अंदर जो चेंज आया है, इस चेंज को मुझे नापना है, राइट। तो इसको नापना है तो मैं लिख सकता हूँ कि इस कैपिटल थीटा 1 से ये छोटा वाला थीटा 2 जो है वो माइनस कर दूँ। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू में a साइन यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, kx होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये kx है। थीटा 2 की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो ओमेगा टी है, राइट। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू में a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आती है, ये इक्वेशन है ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन। अगर आप ढंग से समझ पा रहे हो तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ चीज़ें आप बदल भी सकते हो। इस k की जगह 2 पाई अपॉन में लैम्डा रख दीजिए, इस ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन में t लिख दीजिए। इसमें सारे फैक्टर आ गए आपके, y भी आ गया, x भी आ गया, स्मॉल t भी आ गया, ठीक है। इसमें लैम्डा भी आ जाता है आपका, ओमेगा भी आ जाता है, ये इसमें एम्पलीट्यूड भी आ जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि कुछ कांस्टेंट चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे ये टाइम चेंज होगा, x में चेंज आएगा, y में भी चेंज आएगा। मतलब ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, राइट। इसमें आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आप लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसी के अंदर आप टाइम पीरियड t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी वैल्यूज़ हैं जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने निकल के आती है, ये हमें बताती है कि एक मैकेनिकल वेव चलती कैसे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक मैकेनिकल वेव चलती किस तरीके से है, किस तरीके से इसका वेव का ट्रैवल होता है, राइट। पहले हम लोगों ने क्या किया कि रुक करके एक जगह पे सिर्फ टाइम और y की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइम और x की वैल्यू निकालने के लिए ये रिलेशन निकाला बीच वाला, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने एक वेव को क्रिएट किया। अब देखिए मैं इस वेव को यहाँ इक्वेशन को यहाँ नहीं रखूँगा, इस इक्वेशन के बाद अभी इसी इक्वेशन से हमें बहुत सारे दूसरे रिजल्ट्स भी निकालने हैं कि कैसे हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम चीज़ों को
मतलब पता लगाएंगे कि किस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। इसके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल वीडियो लेके आऊँगा इसी वेव इक्वेशन को लेके इसके बाद, जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा कि एक वेव किस तरीके से ट्रैवल करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत रहती है, कोई परेशानी रहती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।